हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। देन लास्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन एंड स्कोप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होगी। ये जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ गिवन फार्मास्यूटिकल सैंपल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक फार्मास्यूटिकल सैंपल दिया गया है, उसका हमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, तो वो जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के अंदर आता है। इस तरीके से जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन होती है। अब इसके अंदर जो हमने 3 टर्म्स यूज़ किए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। इसका क्या मतलब होता है वो हम जानते हैं। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कौन सा एनालाइट जो है वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, ये पता लगाना जो है वो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कहलाता है। इसका गोल ये होता है कि हम ये पता लगा सकें कि कौन कौन से जो एनालाइट्स हैं वो प्रेजेंट है गिवन सैंपल के अंदर। ये पता लगाने के लिए क्वालिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है। एंड ये पता लगाया जाता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हो गया, एलिमेंटल कंपोजिशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कितना एनालाइट जो है वो गिवन सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। इसका गोल ये होता है कि हम क्वांटिटी हर एक कंपोनेंट की निकाल सकें सैंपल के अंदर। नाउ नेक्स्ट आता है सेमी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। ये ऐसा एस्टिमेशन होता है जिसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सैंपल के अंदर वो एक पर्टिकुलर लिमिट जो है उससे ज़्यादा है या कम है। तो इसका एग्जांपल होता है जैसे कि हम लिमिट टेस्ट करते हैं, तो लिमिट टेस्ट के अंदर हम यही पता लगाते हैं कि जो सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो फिर वो सैंपल जो है वो पास नहीं होता है, और अगर कम है तो मतलब वो सैंपल पास हो जाता है। नाउ स्कोप क्या होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिक इम्पॉर्टेंस जो होती है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट की वो होती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल जो होता है मेडिसिन एंड ड्रग सब्सटेंसेस का, उसके अंदर होती है। तो इससे हम क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी जो होती है फाइनल कंपाउंड की उसका पता लगा पाते हैं। नाउ आजकल जो है एनालिटिकल टेक्निक्स वो प्रॉपरली यूज़ की जाती हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। उन फील्ड्स के बारे में हम जानेंगे अभी। फर्स्ट जहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूज़ होता है वो है बायोलॉजिकल सैंपल एस्टिमेशन के अंदर। कोई भी सैंपल है बायोलॉजिकल, उसका एस्टिमेशन हमें करना होता है, वहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। देन फूड डिटर्मिनेशन की फूड की क्वालिटी क्या है, यहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। देन डेयरी प्रोडक्ट एस्टिमेशन की उसकी क्वालिटी जो है डेयरी प्रोडक्ट की वो सही है या नहीं है, इसके एस्टिमेशन में भी यूज़ होता है। देन सॉइल स्टडी, सॉइल के अंदर किस किस टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। देन फॉरेंसिक डिटर्मिनेशन, तो फॉरेंसिक लैब्स के अंदर जो भी डिटर्मिनेशन करने होते हैं उसके लिए भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रिस्पॉन्सिबल होती है। देन पेस्टिसाइड एस्टिमेशन इन फूड एंड वेजिटेबल्स, फूड एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो पेस्टिसाइड्स का एस्टिमेशन होता है उसके अंदर भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का रोल होता है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंट के अंदर कितने पोल्यूटेंट्स किस किस क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है ये पता लगाने के लिए भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरीके से जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस। मतलब एनालिसिस करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स या फिर मेथड्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इन्हें 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स एंड सेकंड आते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। नाउ जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं ये भी 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट आते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, सेकेंड आते हैं स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स, थर्ड आते हैं क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ आते हैं अदर्स। एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल जो है वो 2 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट आता है वॉल्यूमेट्री एंड सेकंड आता है ग्रेविमेट्री।
सो नाउ हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल क्लास जो है इसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रो एनालिटिकल, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। सो फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, सेकेंड आता है पोटेंशियोमेट्री एंड थर्ड आता है कॉल्यूमेट्री। देन सेकेंड स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड आता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड आता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फोर्थ आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिफ्थ आता है टर्बिडीमेट्री। देन क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी अलग अलग टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, सेकेंड आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थर्ड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड फिफ्थ है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती हैं। देन नेक्स्ट जो अदर्स वाली कैटेगरी है इसके अंदर दो टाइप्स के मेथड आते हैं, रेडियो इम्यूनो एसे एंड सेकेंड आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ये है सारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो कि एनालिसिस के मेथड के लिए यूज़ होती हैं। देन नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स जो है इसके अंदर वॉल्यूमेट्री मेथड्स जो है उसके अंदर आता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड, देन नॉन एक्वस टाइट्रेशन मेथड, देन रिडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, देन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, देन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये सारे टाइट्रेशंस जो है ये हम आगे की यूनिट्स के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड आता है ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री के अंदर क्या है, वेट को डिटरमाइन किया जाता है, ये भी हम आगे की यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये थे सारे डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो कि यूज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। यहाँ पर जो हम 6 मेथड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ मोलैरिटी, सेकेंड इज़ मोलैलिटी, थर्ड इज़ नॉर्मेलिटी, फोर्थ इज़ फॉर्मेलिटी, फिफ्थ इज़ परसेंटेज दैट इज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देन लास्ट मेथड इज़ पीपीएम और पीपीबी, इट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। सो ये सारे मेथड्स जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। इसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है एंड इसका फॉर्मूला होता है, इसे कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स कितना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं 1 kg सोल्यूशन के अंदर। इसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है एंड इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन kg। नेक्स्ट आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट दैट आर डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट हम जानेंगे फॉर्मेलिटी क्या होता है। तो इसे उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि आयन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसे डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं एंड स्मॉल f इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट आता है परसेंटेज। सो परसेंटेज जो है ये हम 3 तरीके की कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आता है पीपीएम और पीपीबी। सो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसे हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। देन नेक्स्ट आता है पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन, इसे कैलकुलेट किया जाता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। सो इस तरीके से जो है अलग अलग मेथड्स हैं ये जिनके द्वारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। सो ऐसा सोल्यूशन जिसकी हमें एक्यूरेट कंसंट्रेशन पता होती है उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहा जाता है। नो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी बहुत ही ज़्यादा हाई प्योरिटी होती है एंड इन्हें यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, उन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस कहते हैं। अब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होती है, तब हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि हाँ ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है।
सो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें वो सब्सटेंस जो है वो ईज़िली मिलना चाहिए, वो ईज़िली प्योरीफाई होना चाहिए एंड उसे हम ईज़िली ड्राई कर सकें एंड उसे हम प्रिजर्व कर सकें प्योर स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है 100% प्योर होना चाहिए, बट 0.01 to 0.02% इम्प्योरिटी जो है वो चलेगी। देन स्टेबल होना चाहिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर। देन डिकम्पोज नहीं होना चाहिए या फिर हाइग्रोस्कोपिक या फिर डेलिक्विसेंट नहीं होना चाहिए। देन हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होना चाहिए जिससे कि जो वेइंग एरर है वो कम हो जाए। देन रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ हो तो वो स्टोइकियोमेट्रिक हो एंड प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस हो। देन जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस है वो रेडिली सॉल्युबल होने चाहिए जिस भी कंडीशन के अंदर हम उसे यूज़ कर रहे हैं। देन इसके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को फुलफ़िल करनी चाहिए। नाउ हमें पता है कि नॉर्मली जो है ऐसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो है वो होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रैक्टिस में आइडियल प्राइमरी स्टैंडर्ड को लेना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अंदर। नाउ कॉमनली यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस जो हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को, ऑक्जेलिक एसिड को, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को, सक्सेनिक एसिड को एंड बेंजोइक एसिड को। देन फॉर रेडॉक्स टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पोटेशियम आयोडेट को, पोटेशियम ब्रोमेट को एंड सोडियम ऑक्जेलेट को। देन फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड को एंड पोटेशियम क्लोराइड को। देन फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है वेरियस प्योर मेटल्स को जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया एंड सॉल्ट जैसे कि लेड नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के। नाउ जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस हैं उनके नंबर बहुत ही लिमिटेड है, तो इस वजह से थोड़ी कम प्योरिटी के सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है जिसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस कहा जाता है। सो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एंड इनकी कंसंट्रेशन जो है उसे डिटरमाइन किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करके। सो यहाँ पर आज के हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया गया उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।